हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से सिविल सेवाएं, और इसको हम कंप्लीट करेंगे विजन आईएएस एकेडमी के नोट से। आज का टॉपिक हमारा सभी एग्ज़ाम एसआई, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, एसएससी, सीजीएल और जिन भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आता है, हिस्ट्री आती है, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल सेवाएं। पृष्ठभूमि। लोक सेवा एवं लोक सेवा प्रणाली की भारत में शुरुआत पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 7वीं शताब्दी के दौरान की गई थी। प्रारंभ में वाणिज्यिक कार्य में लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कंपनी की स्थल सेना एवं नौसेना के कर्मचारी से अलग रखने के उद्देश्य से लोक सेवक कहा जाता था। बाद में जब कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार हुआ तो लोक सेवकों को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़े। सन 1765 में लोक सेवक शब्द का प्रयोग कंपनी के आधिकारिक अभिलेखों में होने लगा था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों के फलस्वरूप लोक सेवा का उदय हुआ और हेस्टिंग ने लोक सेवा की नींव रखी और कॉर्नवालिस ने इसे तर्कसंगत एवं नया रूप प्रदान किया। मतलब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से ही लोक सेवा का उदय हुआ है। हेस्टिंग ने लोक सेवा की नींव रखी है और कॉर्नवालिस ने इसमें तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण रूप प्रदान किया है। इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने उच्च लोक सेवा की शुरुआत की थी, जो कि निचले स्तर की लोक सेवा से अलग थी। इसने इन सेवाओं में सुधार भी किए थे, जो कि इस प्रकार है। पहले आते हैं कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने उच्च लोक सेवा की शुरुआत की थी, जो कि निचले स्तर की लोक सेवा से अलग होती थी, और इन सेवाओं में सुधार के लिए इसने प्रयास किए थे। पहले इन्होंने वेतन में वृद्धि कर दी थी, निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, अधिकारियों द्वारा रिश्वत एवं उपहार इत्यादि लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध था, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दिए जाने को प्रोत्साहन दिया था। कॉर्नवालिस द्वारा कुछ सुधार किए गए हैं लोक सेवकों में। पहले आता है वेतन में वृद्धि कर दी, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, अधिकारियों द्वारा रिश्वत एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, वरिष्ठता के आधार पर ही प्रमोशन वगैरह दिए जाएंगे, इसको प्रोत्साहित किया था। कॉर्नवालिस ने उच्च लोक सेवा के पदों को अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रखकर भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा था। कॉर्नवालिस चाहता था कि जितने भी उच्च पद हैं वह सिर्फ अंग्रेजों के पास रहे, ना कि भारतीयों के पास। इसलिए इसने भारतीयों को उच्च पद के लिए वंचित कर दिया था। कॉर्नवालिस को भारतीयों की निष्ठा एवं योग्यता पर विश्वास नहीं था। इसको पता था कि भारतीय निष्ठा नहीं है इनमें और योग्यता नहीं है, इसलिए इसने इनको वंचित रखा था इस पद के लिए। इनकी सोच थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित करने और संगठित रखने का कार्य भारतीय मूल के लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब भारत में साम्राज्य स्थापित करना है तो इस और संगठित करना है तो ये काम हम भारतीय मूल के व्यक्ति को नहीं दे सकते। इनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित प्रशासन केवल अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, भारतीयों द्वारा नहीं। इनका मानना था कि जो भारत पर ब्रिटिश मॉडल है उसको स्थापित करने के लिए इसका जो प्रशासन है केवल अंग्रेज द्वारा किया जा सकता है, भारतीयों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों को ब्रिटिश समाज में प्रभावशाली लोगों के लिए आरक्षित रखना चाहता था। जो उच्च पद हैं वह ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोग के लिए आरक्षित रखना चाहता था। वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो 1800 में क्या हुआ, जो लोक सेवक थे वो बेचारे ब्रिटिश लंदन वगैरह जाते थे, वहाँ से पढ़कर आते थे। इसके लिए लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। वेलेजली के इस कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासी निकाय का समर्थन नहीं मिला था। इन्होंने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंग्लैंड में हैलीवरी में वर्ष 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की थी। देखो, जो वेलेजली के द्वारा कोर्ट स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सहायता ये समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। इन्होंने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंग्लैंड के जो हैरीवली में वर्ष 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की। चार्टर्ड एक्ट 1833 के माध्यम से कंपनी के लोक सेवकों के चयन के आधार के रूप में
खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत का प्रयास किए गए था। जो हमारा चार्टर्ड एक्ट है 1833 का, इसमें कहा गया था जो कंपनी के जितने भी लोक सेवक हैं उनका चयन कैसे होगा, खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। भारतीयों को फुसलाने एवं समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित किए गए थे। इससे भारतीयों को लगे कि वे इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्थिति यथार्थ नहीं बनी। यह मतलब पहले ही जैसे ही बनी रही। भारतीयों को फुसलाने के लिए कि भी हम समानता रखते हैं अंग्रेजों में और भारतीयों में, कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए एक नया पद इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा गया डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर का पद। लेकिन इनको पद को कभी बदला नहीं गया या दिया नहीं गया भारतीयों को, ये प्राप्त नहीं कर पाते थे, वैसे ही स्थिति यथावत रही। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, इस अधिनियम के द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, किंतु यह व्यवस्था की गई थी कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रीक एवं लैटिन इत्यादि भाषाओं के विषय होंगे। हालांकि ये सुधार 1853 में किए जा चुके थे। प्रारंभ में इन परीक्षाओं के लिए आयु 23 वर्ष रखी गई थी, तदुपरांत यह 23 वर्ष से 22 वर्ष कर दी गई 1860 में, फिर 21 वर्ष किया था 1867 में, और अंत में इसको घटाकर 19 वर्ष किया कर दिया गया था 1878 में कर दिया गया था। देखो, जो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम है 1861, इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। तो इस अधिनियम में जो सिविल सेवक हैं इसके लिए आरक्षित कर दिए गए थे कुछ पदों को। यह व्यवस्था सिविल परीक्षाओं या सेवाओं की जो भर्ती थी इसको अंग्रेजी माध्यम में आयोजित कराया जाता था। इंग्लैंड में इसका पेपर होता था। इसमें ग्रीक एवं लैटिन भाषा के कुछ विषय से रिलेटेड प्रश्न आते थे। 1853 में इसकी सुधार किए गए थे। इसमें इसकी आयु को 23 वर्ष कर दिया था, फिर इसको 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष किया गया 1860-61 के टाइम पर। फिर इसको 21 वर्ष कर दिया गया था 1867 में, और अंत में 19 वर्ष कर दिया गया था 1878 के समय। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग। 1885 में इसकी स्थापना के उपरांत कांग्रेस में निम्न मांगें की गई थी। पहली, इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में वृद्धि की जाए और इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन और भारत दोनों स्थान पर किया जाना चाहिए था। भारत में क्या हो गई है, कांग्रेस की स्थापना हो गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई है। तो अब वो क्या मांगे करेगी, तो पहली मांग थी उनकी कि वह सिविल सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में वृद्धि करेगी, और दूसरा, इनका आयोजन, परीक्षाओं का आयोजन है ब्रिटेन में और भारत दोनों स्थान पर किया जाना चाहिए। लोक सेवाओं पर एसीचन कमेटी 1886 में बनी थी। इस कमेटी का गठन डफरिन ने 1886 में किया था। इस समिति में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। तो जो एसीचन कमेटी है 1886 में स्थापना की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो ये डफरिन के टाइम पे की गई है, डफरिन के द्वारा की गई है। इन सेवाओं में अनुबंध एवं गैर अनुबंध शब्दों को समाप्त कर दिया गया था। जो हमारा इसमें अनुबंध और जो गैर अनुबंध वाले शब्द हैं वो इसमें समाप्त कर दिए गए थे सेवाओं में। सिविल सेवकों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला, सिविल सेवा, इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। फिर प्रांतीय सिविल सेवा, इसके लिए प्रवेश परीक्षा भारत में आयोजित की जाती थी। फिर आती है अधीनस्थ सिविल सेवा, इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा भारत में ही आयोजित की जाती थी। जो सिविल सेवाएं थी इनको 3 भागों में बांटा गया था। पहली सिविल सेवाएं, परीक्षा इंग्लैंड में होगी। प्रांतीय सिविल सेवा, इनकी परीक्षा भारत में होगी, और अधीनस्थ सिविल सेवा, इनकी परीक्षाएं भारत में होती थी। सिविल सेवाओं में आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया था। फिर 1893 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि इन सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन अब क्रमशः इंग्लैंड एवं भारत दोनों स्थानों पर किया जाएगा, किंतु इस प्रस्ताव को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। भारत सचिव कैम्बरले ने कहा था कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। तो जो हमारा 1893 का अधिनियम आया था, इसमें इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये प्रस्ताव पारित किया गया, प्रवेश परीक्षा दोनों जगह, इंग्लैंड में और भारत में, दोनों जगह पर आयोजित की जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जो भारत के सचिव थी कैम्बरले, इन्होंने कहा था कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है और ऐसा यह मुकदमा है जिसको त्यागा नहीं जा सकता। फिर आते हैं मैंटफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में हुए थे। मैंटफोर्ड सुधार
में इस समिति की घोषणा की गई थी कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवकों में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नियुक्त हो सकेंगे, जो भारतीयों के लिए हित में ही होगा। इसमें भी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड और भारत में ही किया जाने की बात की गई थी। इसमें प्रशासनिक सेवाओं के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की गई थी। इसे प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। मैंटफोर्ड सुधार 1919 में हुए थे और इसमें मुख्यतः 3 प्रस्ताव रखे गए थे मैंटफोर्ड के द्वारा। पहला आता है कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है तो सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को नियुक्त करना होगा। दूसरा, यदि सेवाओं का प्रवेश परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड और भारत दोनों में कराना है और 1/3 पदों की इसमें भारतीयों के लिए रखे जाएंगे और 1.5% की दर से इन पदों को बढ़ाया जाएगा हर साल। ली आयोग 1924 में इसकी स्थापना हुई है। इस आयोग में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। 3 सिफारिशें हैं, इसमें 4 आई हैं। इसमें भारत सचिव को भारतीय सिविल सेवा, सिंचाई विभाग के इंजीनियर एवं भारतीय वन सेवा इत्यादि में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रखी गई थी। जो इसमें ली आयोग है, इसमें क्या कहा गया था, जो भारत का सचिव है वह भारतीय सिविल सेवा, सिंचाई विभाग के इंजीनियर एवं भारतीय वन सेवा इत्यादियों में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखनी है। स्थानांतरित क्षेत्र अर्थात शिक्षा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्ति का दायरा प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया था। इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों एवं यूरोपियों की भागीदारी को 50-50 के रेशियो में रखा गया था। भारतीयों के द्वारा 15 वर्षों में यह अनुपात प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। फिर अति शीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में भी इसकी सिफारिश की गई थी। जो हमारा ली आयोग है, इसके द्वारा क्या कहा गया था कि भारत सचिव है वह भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिंचाई विभाग के इंजीनियर, भारतीय वन सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखेगा। स्थानांतरित जो क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह, इनकी नियुक्ति प्रांतीय सरकार द्वारा की जाएगी। इंडियन सिविल सर्विसेज में जो भारतीय हैं, यूरोपीय हैं, उनका भागीदारी का दायरा 50-50% में रखा जाना चाहिए और 15 वर्ष दिए जाएंगे भारतीयों को कि यह अनुपात क्या करे, व्यवस्था करे उसको प्राप्त करने की। अति शीघ्र इस लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और 1919 में भारतीय सरकार अधिनियम में भी इसकी सिफारिश की गई थी। फिर आती है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में सिफारिश की गई थी कि केंद्र स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांत में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, लेकिन प्रशासन में नियंत्रण एवं अधिकार जैसे मुद्दे अंग्रेजों के हाथ में ही सीमित रहें, क्योंकि अभी भी सरकार प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के प्रति आश्वस्त नहीं थी। सिविल सेवा को इस्पात की चौखट, स्टील फ्रेम कहा जाता था। ब्रिटिश शासन को सशक्त बनाने में इसकी प्रभावशाली भूमिका थी। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह हमेशा महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के निशानों पर रही और आलोचना का शिकार रही। तो अब आती है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या कहा गया था। इसमें सिफारिश की गई थी कि जो हमारी केंद्रीय स्तर की एक संघीय लोक सेवा आयोग है, प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दो। नियंत्रण एवं अधिकार जैसे मुद्दे हैं भारतीयों के हाथ में, अंग्रेज़ों के हाथ में ही सीमित रहेंगे, वो भारतीयों को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अभी भी सरकार प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना नहीं चाहती थी। क्योंकि जो सिविल सेवाएं हैं इनको स्टील या फिर जो इस्पात है उसकी चौखट या फिर स्टील फ्रेम कहा जाता था। इसमें प्रभावशाली भूमिका थी इनकी, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमेशा ही स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो ये कलेक्टर या सिविल सेवा का पद है इसकी आलोचना की गई है। अब आती है साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीति एवं प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए गए हैं। पहले भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति देखते हैं। ब्रिटिश सत्ता एवं राज्यों के बीच संबंधों के विकास को व्यापक रूप से निम्नलिखित चरणों में रखा जाता है। पहला आता है सापेक्ष पृथकतावाद की नीति।
1740 से पहले की। तो पृथकतावाद की नीति, सापेक्ष पृथकतावाद की नीति 1740 से पहले की है। इस नीति के तहत अंग्रेज भारतीय शासकों के आपसी विवादों से दूर रहते थे और भारतीय शासकों से विवाद में नहीं उलझते थे। इस नीति में क्या किया था, जो भारतीय थे, अंग्रेज थे, वह भारतीय शासक हैं, उनके आपसी विवाद में नहीं उलझते थे, उनसे दूर रहते थे। आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से वाणिज्य एवं उद्यमी कंपनी थी, इसलिए जब तक उन्हें अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर ली तब तक उन्होंने पृथकतावाद की नीति को ही बनाए रखा था। पहले देखो अंग्रेज आए थे वाणिज्य व्यापार करने, तो वो क्यों इनकी लड़ाई में उलझेंगे, नहीं उलझेंगे, अपनी पहले स्थिति मजबूत कर ली इन्होंने, फिर ये तब तक इन्होंने पृथकतावाद का सिद्धांत ही अपनाया है। अंग्रेजों के वाणिज्य हितों ने उन्हें देसी राजाओं पर निर्भर रहने के लिए विवश कर दिया था। जो यहाँ पे वाणिज्य हित थे इनके, व्यापार करने का था, उसके कारण ही यह देसी राजाओं पर निर्भर थे। इसके अलावा ब्रिटिश इस तथ्य से भी अवगत थे कि भारतीय भूमि के लिए पूरी तरह विदेशी हैं। तो वो इस पता था उनको कि ये क्या है, भारत में विदेशी हैं, और ऐसे में उनके किसी भी आक्रामक नीति का परिणाम विध्वंसक हो सकता है कि इन्होंने कुछ भी गलत कदम उठाया, इनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। देखो पहले क्या है, सापेक्ष पृथकतावाद की नीति 1740 से पहले इन्होंने ये वाली अपनाई थी नीति। इसमें क्या था, ये भारत के जितने भी शासक थे उनके आपसी विवादों से दूर रहते थे, इसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि इनके वाणिज्य एवं उद्यमी इनका मेन उद्देश्य था व्यापार करना। इसके लिए वह अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। जब तक उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की है तब तक पृथकतावाद की नीति को अपनाया है। इनको मालूम था कि जो यहाँ के देसी राजाएं हैं वो मेन यहाँ की शक्ति है, इसलिए ये देसी राजाओं पर निर्भर थे। दूसरा, यह पूरी तरह से भारत की भूमि से बाहर से आए थे, विदेशी थे भारतीय भूमि के लिए, और यदि इनकी एक आक्रामक नीति इनके लिए विध्वंसक हो सकती थी। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1764-65 तक। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। अब भारतीय रियासतें हैं और अंग्रेजों की स्थिति अब लगभग समान हो गई है, तो अभी इनको समानता का अधिकार भी तो चाहिए, संघर्ष चाहिए कि हम बता सकें कि हम भी समान हैं आपके लिए। तो 1740 से पूर्व कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, इसका कोई भी राजनीतिक आशंकाएं नहीं थी। ये आकांक्षाएं 1740 के पश्चात उपरांत ही उत्पन्न हुई थी, जब फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया था। अब क्या था, जो फ्रांसीसी थे उनका जो अधिकारी था डुप्ले, वह भारतीय रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा था और अपनी सत्ता को, राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी ये करेंगे। इसने अपने व्यापारिक हितों में रक्षार्थ अंग्रेजों ने भी डुप्ले का अनुसमर्थन किया। ये भी समझ गए भी हमें व्यापारिक हित प्राप्त करने हैं तो हमें रक्षा भी चाहिए, तो इसलिए अंग्रेजों ने भी डुप्ले का अनुकरण किया और 1751 में आरकाट का घेरा डाला, अपनी राजनीतिक सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 1757 में अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीता, तत्पश्चात बंगाल के नवाब को अपनी कठपुतली बना लिया। फिर 1765 में ही सम्राट शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी दे दी। इस प्रकार वह भी अन्य गवर्नर के समान मुगल सम्राट के कर संग्रह करने वाले गवर्नर के बराबर हो गया था। इस पदाधिकार ने उससे अन्य भारतीय रियासतों के बराबर का दर्जा दे दिया था। तो बराबर के दर्जे में सबसे पहला कदम क्या था इनका, देखो अभी तक अंग्रेज क्या कर रहे थे, सिर्फ व्यापारिक हितों के लिए आए थे, व्यापार कर रहे थे, कोई राजनीतिक मंशा नहीं है इनकी बताने के लिए, है ना। लेकिन 1740 से 1745 के बीच जो अन्य रियासतें थी इनके समान ही अपनी स्थिति स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे, तो जो फ्रांसीसी अधिकारी थे डुप्ले, इसने अपनी रक्षा करने के लिए जो आंतरिक राजा थे उनके मामले में हस्तक्षेप किया और एक मतलब रक्षात्मक घेरा बना लिया अपने चारों तरफ। अंग्रेजों ने भी इसका अनुसरण किया और बस 1751 में आरकाट का घेरा डाला और फ्रांसीसियों को हरा दिया। और जो राजनीतिक सत्ता थी उसको सिद्ध करने के लिए 1757 में पलासी का युद्ध किया। इसमें बंगाल का नवाब हार गया और बंगाल का नवाब इनकी कठपुतली बन गया। इसके बाद 1765 में जो शाह आलम है उसको हराकर कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और इस प्रकार वह भी अन्य गवर्नर के समान जो मुगल सम्राट के लिए कर संग्रह करने लगा और जो अन्य प्राधिकारी थे उसके समान भारतीय रियासतों में बराबर का दर्जा प्राप्त कर लिया। घेरे की नीति 1765 से 1813 तक।
इस नीति के तहत कंपनी सरकार अपने विजित क्षेत्र एवं शत्रु क्षेत्र के मध्य के तटस्थ राज्य से संधि करके उसे बफर स्टेट बना देती थी तथा इसकी सीमाओं की रक्षा का दायित्व उस राज्य के खर्चे पर स्वयं कर लेती थी। इससे कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र शत्रु राज्य से सुरक्षित रहता था। इसमें देखो क्या है, घेरे की नीति क्या थी, इसमें जो कंपनी सरकार है वह अपने विजित क्षेत्र या जो शत्रु के क्षेत्र के मध्य का एक जो तटस्थ राज्य है उससे संधि कर लेती थी, मतलब बफर स्टेट बना लेती थी और उसकी सीमाओं की रक्षा का दायित्व स्वयं लेती थी, लेकिन खर्चा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था, मतलब जो राज्य की सरकार थी वो देती थी। इससे जो उनका शत्रु राज्य है वह उनसे सुरक्षित रहता था। उत्तर में महाराष्ट्र मराठाओं का निरंतर खतरा बना रहता था और दक्षिण में हैदर अली ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ा संकट बन गए थे। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक नई नीति की आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप घेरे की नीति लाई गई थी। देखो उत्तर में क्या था, मराठा निरंतर आक्रमण करते रहते थे। दक्षिण में क्या है, हैदराबाद जैसे कई शासक थे जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बने हुए थे। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार घेरे की नीति को लाई और जिससे कि ये सफल भी रही है कई हद तक। यह नीति मराठा एवं मैसूर के साथ वॉरेन हेस्टिंग के युद्ध में परिलक्षित की गई थी। इस जो नीति है, घेरे की नीति है, इसका प्रयोग मराठाओं के लिए और मैसूर के साथ वॉरेन हेस्टिंग के युद्ध में परिलक्षित किया गया था। इसका उद्देश्य अपने राज्य की रक्षा करना था तथा सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अपने राज्य की रक्षा करने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाएं सुरक्षित करने का विचार इसमें निहित था। मतलब जो हमारा देखो एक ये राज्य है जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया, लेकिन ये कई ऐसे राज्य हैं जिनको अंग्रेजों द्वारा नहीं जीता गया है, तो इसको सुरक्षित कर दो तो कोई बाहर वाला अंदर आक्रमण ही नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा और पूरे राज्यों पर अंग्रेजों का राज्य नहीं होगा, मतलब एक बफर स्टेट टाइप का बना देते थे। तो सब कहीं सैनिक इनके हैं लेकिन वहाँ के जो राजा हैं वो इसका खर्च देती थी उनकी सुरक्षा का, तो वो इनडायरेक्टली अपने राज्य की सुरक्षा कर रहे होते थे, ऐसी व्यवस्था बनाते थे। और इसका उद्देश्य क्या था, अब उनके जो राज्य हैं उनके राज्यों की पड़ोसी राज्यों से सीमा करने के लिए इसको लाया गया था। इसके साथ ही यह अपने शत्रुओं के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही करने हेतु कंपनी के लिए एक सैन्य अड्डे के रूप में भी कार्य करती थी। मतलब जो उनकी आक्रमण कार्यवाही हैं उनके शत्रुओं के विरुद्ध कंपनी के लिए एक सैन्य अड्डे के रूप में भी ये कार्य किया करती थी। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इस नीति को व्यवहार में लाया गया था, जब हैदराबाद को मध्य या फिर बफर राज्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जब मैसूर पर युद्ध हुआ, आक्रमण किया गया, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तब जो घेरे की नीति है इसका प्रयोग किया गया था हैदराबाद को एक मध्य या बफर राज्य बनाकर। इसी प्रकार से अवध एवं रोहिलखंड को मराठाओं के विरुद्ध बफर राज्य बनाया गया था। बेलेजली की सहायक संधि की नीति घेरे की नीति का ही विस्तार थी। जो हमारे बेलेजली साहब थे इनके द्वारा लाई गई थी सहायक संधि, इसी का ही एक विस्तार रूप थी क्या, घेरे की नीति। और इसका प्रयोग अवध, रोहिलखंड एवं जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। फिर आते हैं बफर राज्य और घेरे का निर्माण करने वाले राज्यों को सर्वप्रथम ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया था, जिसके विस्तार की नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से अमल में लाया था। बफर राज्य एवं जो घेरे का निर्माण है वह करने वाले राज्यों को सर्वप्रथम ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया था, फिर इसे विस्तार की नीति को प्रभावशाली ढंग से अमल में लाया गया था। नेक्स्ट आता है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 तक आती है। लॉर्ड हेस्टिंग की नीति के फलस्वरूप अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावनाएं जाग उठीं और सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत विकसित होना प्रारंभ हो गया। जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों से संबंधों का आधार अधीनस्थ सहयोग एवं कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने की नीति थी, न कि पारंपरिक समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध। तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति क्या थी, 1813 से आई थी, 1857 तक यह चली है। यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग की नीति के फलस्वरूप अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावनाएं जाग उठी थीं। इससे श्रेष्ठता का सिद्धांत और विकसित होना प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों से संबंधों का आधार अधीनस्थ सहयोग एवं कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने की नीति थी, न कि पारस्परिक समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध। तो जो अधीनस्थ परिपाक्य की नीति थी, जो अंग्रेज हैं उनकी साम्राज्यवादी भावनाएं इसमें जाग उठी थी, तो इसमें जो अधीनस्थ सहयोग एवं कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने की नीति थी, ना कि जो पारंपरिक समानता वाली आधारित मैत्रीपूर्ण नीति थी वो उसका संबंध इससे नहीं, बल्कि ये और ज़्यादा आगे थी।
इनका कोई मित्र वित्र बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। इस नई नीति के तहत रियासतों ने अपनी समस्त बाह्य संप्रभुता कंपनी के अधीन कर दी थी, हालांकि अपने आंतरिक मामलों में भी पूर्णतः स्वतंत्र थे। इसमें जितने ही बाहरी मामले हैं, बाह्य संप्रभुता है, वह सब अंग्रेजों के अधीन हो गई थी और जो आंतरिक मामले हैं वह वो ही रियासत के पास थे। प्रारंभ में ब्रिटिश रेजिडेंट कंपनी द्वारा उस राज्य में नियुक्त ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व कंपनी एवं भारतीय रियासतों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता था, परंतु धीरे धीरे रियासतों में आंतरिक प्रशासन में भी इसके प्रभाव में वृद्धि होने लगी थी। प्रारंभ में क्या था, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थी कंपनी द्वारा उस राज्य में नियुक्त ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व करता था, कंपनी एवं जो भारतीय रियासतें थी उनके मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता था। लेकिन धीरे धीरे जो रियासतें थी वह आंतरिक प्रशासन में उनके प्रभाव में वृद्धि होने लगी थी। मतलब पहले अंग्रेजों ने बोला कि हम आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन फिर अंग्रेज उसमें भी करने लगे थे। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी केवल राजनीतिक शक्तियां बन के रह गई थी, उनकी व्यापारिक शक्तियां समाप्त हो गई थी। रियासतों के प्रति कंपनी की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ था कि उत्तराधिकार के मामले पर वह उस राज्य द्वारा कंपनी की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। कंपनी ने कालांतर में मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो 1833 में क्या हुआ है, जो कंपनी है उसमें सिर्फ राजनीतिक शक्तियां हैं उसके पास बची हैं, व्यापारिक शक्तियां नहीं बची हैं। रियासतों के प्रति कंपनी की जो नीतियां थी वह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उत्तराधिकार के मामले में वह अब उस राज्य द्वारा कंपनी की स्वीकृति लेना आवश्यक था। उत्तराधिकारियों के मामले में पर उस राज्य के द्वारा कंपनी की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। कंपनी ने कालांतर में मंत्री एवं जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। 1813 में क्या हुआ, जो कंपनी है उसके राजनीतिक अधिकारी बचे हैं, सारे व्यापारिक अधिकार चले गए हैं। कंपनी ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, वह उत्तराधिकारी के मामले में भी हस्तक्षेप करती है, इनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है और जो मंत्री हैं अधिकारी इनकी नियुक्ति में भी अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। 1834 में कंपनी के निदेशक ने रियासतों के विलय के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार जब कभी जहां कभी संभव हो रियासतों को कंपनी में विलय कर दिया जाए। तो 1834 में कंपनी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो रियासतें हैं उनका जहां मिले जब मिले जहां पर भी संभव हो रियासतों का कंपनी में विलय कर दिया जाना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के विलय सिद्धांत के द्वारा लगभग आधा दर्जन रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई थीं, जिसमें सतारा एवं नागपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी शामिल थीं। तो डलहौजी ने विलय का सिद्धांत अपनाते हुए बहुत सारी रियासतों को राज्य में मिला लिया, जिसमें सतारा और नागपुर बड़ी बड़ी रियासतें भी शामिल थीं। इन सभी का सम्मिश्रण ही कंपनी की सर्वश्रेष्ठता थी। भारतीय रियासतों के साथ ब्रिटिश संबंधों का अगला चरण अधीनस्थ केंद्रीय नीति के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा आगे के अध्याय में की जाएगी। तो सम्मिश्रण की नीति ही सर्वश्रेष्ठ थी। इसमें ब्रिटिश सरकार का अगला चरण अधीनस्थ केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना गया। इसकी चर्चा आगे चलकर हम पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा नेपोलियन के खतरे को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया था, जो कि मिस्र तक पहुंच चुका था और लाल सागर से होकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। नेपोलियन के हमले को बचाने के लिए भारत पर किसको भेजा गया था, लॉर्ड वेलेजली को भेजा गया था कि भारत जाओ और वहां पर आक्रमण होने से बचाओ, क्योंकि नेपोलियन लाल सागर को पार करके मिस्र पहुंच चुका था और आक्रमण करने वाला था कहां पर, भारत पर। वेलेजली ने फैसला किया कि नेपोलियन से मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यह सुनिश्चित करना कि उसे किसी भी भारतीय शासक से सहायता प्राप्त ना हो। तो इसको यदि नेपोलियन को भारत में आक्रमण करने से रोकना है तो क्या करना होगा, पूरे भारतीय शासकों को खुद में मिला लो, कोई भी उसकी सहायता ना कर सके तो भैया वो कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करना था, इसके राजनीतिक प्रभाव की आवश्यकता पड़ रही थी। वेलेजली ने सहायक संधि को स्पष्ट रूप से इसमें वर्णित कर दिया, भैया हम सहायक संधि को लागू करेंगे। भारतीय राज्यों को सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा और स्वीकार न करने की स्थिति में बल का प्रयोग किया गया। और सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो जो भारतीय शासक थे उनको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी, यदि नहीं किया गया, उन्होंने स्वीकार नहीं की तो उनको स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया और बलपूर्वक उनका प्रयोग किया गया। फिर आती है सहायक संधि की कुछ विशेषताएं। पहला आता है बाहरी संबंधों को कंपनी के नियंत्रणाधीन
कर दिया गया था। किसी भी राज्य को कंपनी की अनुमति के बिना युद्ध शांति की घोषणा करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए भी कंपनी की मध्यस्थता आवश्यक थी। तो यदि कंपनी के साथ तुमने सहायक संधि कर ली तो अब बाहरी संबंधों में कंपनी का नियंत्रण होगा। जितने भी बाहरी संबंध हैं, तुम किसी भी राज्य से बात नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, उन राज्य मतलब अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं कर सकते। बातचीत करने के लिए भी मध्यस्थता की आवश्यकता होती थी और वो होते थे अंग्रेज। कंपनी को राज्य क्षेत्र के भीतर ही अपना सैन्य दस्ता रखना होता था, मतलब राज्य क्षेत्र है उसके अंदर ही कंपनी अपना एक सैन्य दस्ता रखेगी। इन दस्तों के रखरखाव के हेतु अपेक्षाकृत बड़े राज्य ने अपने राज्य में कुछ निश्चित हिस्सा सुनिश्चित करके कंपनी को अधिकार दे दिए गए थे, जबकि जो छोटे छोटे राज्य हैं इन रखरखाव का खर्चा नगद में वसूला कर जाता था। तो इसमें देखो, जो बड़े बड़े राज्य हैं वो तो कर से या फिर बाहरी स्थान सुनिश्चित करके इनको दे दिया करते थे, भाई रखरखाव के लिए इतनी आपकी पूंजी लग रही है। लेकिन छोटे छोटे जो राज्य हैं वो क्या करते थे, वो नगद में इनको खर्च दिया जाता था। राज्यों को प्रशासनिक सलाह देने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी, जो कि राज्य के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका प्रावधान किया गया था। तो एक रेजिडेंट बिठाला गया था, कहाँ पर, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सलाह लेने के लिए, है ना। लेकिन वो जो आंतरिक कार्य हैं उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंपनी को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। यूरोपीय लोगों को रोजगार देने के मामले में राज्य को कंपनी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। यदि कोई भी यूरोपीय व्यक्ति है, उनको आप रोजगार दे रहे हो, नौकरी पर लगा रहे हो, तो पहले आपको कंपनी से पूछना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी। फिर आते हैं कंपनी का क्या लाभ हुआ इसमें, सहायक संधि के बाद कंपनी को क्या क्या लाभ हुए। तो पहला आता है, इसके फलस्वरूप कंपनी के लिए रणनीतिक स्थानों पर बिना किसी बड़े खतरे के या बड़े खर्च के अतिरिक्त सैन्य बल रखना आसान हो गया। मतलब पहले इनको जितनी भी सेना होती थी, इनको उनके ऊपर वेतन भत्ता वगैरह देना पड़ता था, रख रखाव करना पड़ता था। लेकिन अब वो क्या करेंगे, इतनी बड़ी सेना भी रखेंगे, इनकी सेना होगी, लेकिन खर्च कौन देगा, जो जिन राज्यों में रखे गए हैं उन राज्यों को देना पड़ेगा। इसमें भारतीय राज्यों को निशस्त्र कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी महासंघ बनने की संभावना से भारतीय राजाओं को वंचित कर दिया गया था। अब इसमें क्या है, हर राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा है, उनकी सेना बैठी है, तो कोई भी राज्य महासंघ नहीं बना सकता है ना, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, मित्र नहीं बन सकते एक दूसरे राज्य, क्योंकि मित्र बनाने पर भी अंग्रेजों का ही नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से, जो कि कंपनी राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मुक्ति मिल गई थी, और इस संधि के माध्यम से लगभग सभी महत्वपूर्ण भारतीय राज्य कंपनी के संरक्षण में आ गए थे। इसमें क्या होता, युद्ध होता किसी भी भारतीय राज्य के साथ, विनाशकारी प्रभाव पड़ता, सेना मरती, खर्च होता, बहुत सारा खाना खर्च होता, जमीन होती, खेती खर्च होती, सब कुछ होता, उससे मुक्ति मिल गई थी। अब ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और जितने भी भारतीय राज्य थे, मोस्टली राज्य थे, उन्होंने इन संधि को स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय राज्यों के राज्य क्षेत्र में ही अपने सैन्य दस्तों को तैनात कर अंग्रेजों ने रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। तो राजनीति है, उसके कई क्षेत्रों पर अंग्रेजों का महत्वपूर्ण नियंत्रण था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में मिला लिया था सैन्य दस्तों को तैनात करके। इसके फलस्वरूप कंपनी को भारत में किसी भी संभावित फ्रांसीसी कार्यवाही को प्रतिसंतुलित करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। मतलब कोई भी फ्रांसीसी क्या, कोई भी यूरोपीय शक्ति है, उसको आराम से संतुलित कर सकते थे। कंपनी ने उन प्रदेशों में पूर्ण संप्रभुता हासिल कर ली थी जहां पर राज्य द्वारा ब्रिटिश सेना के रखरखाव के बदले उन्हें प्रदान कर दिया गया था। मतलब कंपनी के द्वारा उन राज्यों को पूर्णतः अपने पास रख लिया गया था, पूर्ण संप्रभुता हासिल कर ली थी, जिन राज्य द्वारा ब्रिटिश सेना के रखरखाव के बदले उन्हें प्रदान कर दिया गया था। फिर आता है कौन सा, हैदराबाद के नवाब, जो कि 1798 से 1800 तक रहे हैं। मैसूर के शासक 1800, तंजौर के राजा, अवध के नवाब पेशवा 1801, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804 एवं राजपूत के द्वारा राज्यों में संधि पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे शासक हैं जिनके द्वारा संधि से हस्ताक्षर कर ली गई थी। पहले आते हैं हैदराबाद के नवाब, जो कि 1799 से 1800 के तक इनने की थी। मैसूर के शासक 1800 में की है। देखो ऐसा हुआ, देखो पहले हैदराबाद के द्वारा की गई, तो अब उनकी जो पड़ोसी राज्य तंजौर वगैरह, मैसूर वगैरह, वो डर जाएंगे, वो भी करेंगे सहायक संधि। तो मैसूर में भी सहायक संधि की गई है 1800 में। फिर आते हैं तंजौर के शासक के द्वारा 1799 में कर ली गई थी। फिर अवध के राजा 1801 में, फिर बरार के राजा भोसले
के द्वारा 1803 में, सिंधिया 1804, राजपूत राज्यों और जो पेशवा हैं उनके द्वारा 1801 में संधि की गई थी। फिर आते हैं डलहौजी का काल। डलहौजी ने प्रशासन में एकता एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करके साम्राज्य की सुरक्षा के साथ साथ ब्रिटिश नव पूंजीपतियों द्वारा निवेश हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने एवं प्रशासनिक सुविधा में बाधा डालने वाले राज्यों का अधिग्रहण करने हेतु कई महत्वपूर्ण विस्तारवादी कदम उठाए थे। तो जो डलहौजी का काल था, इसमें क्या हुआ था, इसने शासन में एकता लाने के लिए, कानून व्यवस्था को और अच्छा सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षा के साथ साथ जो नव पूंजीपति हैं उनके द्वारा निवेश हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए, प्रशासनिक सुविधाएं में बाधा डालने वाले जितने भी राज्य थे उनको हथिया लिया, उन पर अधिग्रहण कर लिया। इनका क्षेत्रीय विस्तार हेतु इसने कुछ कुछ काम किए थे, जैसे कुशासन के आधार पर देसी राज्यों का विलय कर लिया गया था, जैसे कि अवध का विलय किया गया था। देसी राज्यों के पद एवं पेंशन की समाप्ति, जैसे कि नाना साहेब की पेंशन की समाप्ति कर दी थी। जिन राज्यों का निर्माण ब्रिटिश सनद द्वारा हुआ है वहां दत्तक पुत्र को मान्यता न देकर उनका राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर लिया गया था, जैसे कि सतारा, झांसी एवं नागपुर। संचार एवं यातायात के साधनों में विकास हुआ था, तो रेलवे में हुआ, टेलीग्राफ में हुआ, लोक निर्माण विभाग में किया गया। युद्धों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में नए राज्यों का विलय कर लिया गया था, जैसे कि बर्मा का निचला क्षेत्र भारत में मिला लिया गया, पंजाब का भी मिला लिया गया। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ कर एक अखिल भारतीय स्वरूप देने हेतु प्रशासनिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक एकता देने का प्रयास किया था। इसी कारण से डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो डलहौजी है, इसने क्या किया है, साम्राज्य को सुरक्षित सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक, भौगोलिक और राजनीतिक एकता लेने का प्रयास किया है, इसलिए इसको भारत का, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। डलहौजी ने यह नियम बनाया था कि उन राज्यों के शासक जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के सहायक थे और ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ थे, उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे शासक हैं, साम्राज्य हैं जो कि ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता से बने हैं, उनके अधीनस्थ हैं, उनको उत्तराधिकारी यदि गोद लेना है तो उनको ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता थी। उन रियासतों में संरक्षित सहयोगी के उत्तराधिकारी के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी, जो कि कभी उत्तरोत्तर शक्ति के अधीन नहीं रहे हैं, ना ही कर देते थे। कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिन्हें अंग्रेजों ने सनद के माध्यम से स्थापित एवं पुनर्जीवित किया था। कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनने या जो कभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहीं, उन्होंने कभी भी अंग्रेजों को ऋण नहीं दिया, इनकी शक्ति सबसे ज़्यादा थी, तो उनको इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। डलहौजी का यह सिद्धांत नया नहीं था। 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि पुत्र के ना होने पर दत्तक पुत्र लेने की अनुमति अपवाद स्वरूप ही दी जानी चाहिए, ना कि किसी नियम के स्वरूप में। किसी विशेष अनुग्रह, अनुकंपा के तौर पर अपवाद स्वरूप ही इसमें छूट दी जा सकती है। लॉर्ड डलहौजी को यह श्रेय जाता है कि उसने इसका एक सामान्य रूप से पालन कराया था और कंपनी के लिए नए प्रदेश को प्राप्त करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया था। तो जो हमारे दत्तक पुत्र को मान्यता देने वाली नीति है उसको सबसे पहले प्रयोग 1834 में किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि जो दत्तक पुत्र हैं उनको अनुमति देना अपवाह स्वरूप ही होगा। अपवाह है ये, इसके स्वरूप अनुकंपा के तौर पर अपवाह स्वरूप ही इसे छूट दी जाती है। लॉर्ड डलहौजी को यह श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने इसको एक समान रूप से लागू किया था। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत डलहौजी के द्वारा अधिकृत किए गए राज्य, पहला आता है सतारा जो कि 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में और झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में यहाँ पर अधिकृत किए गए थे। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधारित डलहौजी के द्वारा अधिकृत किए गए राज्य, पहले आता है सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में इसको लागू किए गए थे। विदेश नीति एवं महत्वपूर्ण घरेलू घटनाएं।